जय हिंद दोस्तों। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग दिल्ली संकलक को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव में दिए गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हों तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। आज हम लोग दिल्ली संकलक से जितने भी क्वेश्चन लूसेंट में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ये बुक होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। ये कौन था दोस्तों? ये था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ये खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान बना था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। महमूद गजनवी इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि यह 1025-26 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? ये कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किए थे? ये किताबुल हिंद। किताबुल हिंद ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका दरबारी भाषा है दोस्तों फारसी। फारसी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? ये सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलने के समय में हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके मध्य हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ये कौन से शासक थे? ये थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान यह किसकी बेटी थी? ये थी दोस्तों इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ये कौन सा विश्वसनीय जनरल था? ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है
कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि तराई के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। तो किसने किसको पराजित किया था? ये पराजय हुई थी दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो ये किया गया था दोस्तों किस शासक के द्वारा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये बताया गया है दोस्तों विरोधों का मिश्रण ये मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि ये दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। ये कौन था? ये था दोस्तों रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? ये थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? यात्री इब्न बतूता ये आया था दोस्तों मोरक्को से। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अपने अपने आप को बुतस्कीन यानी कि मूर्ति भंजक कहलाता है? तो मूर्ति भंजक ये किसको कहा जाता है? ये मूर्ति भंजक कहा जाता है महमूद गजनवी को। किसको? महमूद गजनवी को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनवी के द्वारा कौन सी उपाधि धारण किया गया था? तो ये यामनी उद दौलत जो कि साम्राज्य का दाहिना हाथ होता है ये धारण किया था, और अमीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक ये भी धारण किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों इसमें से महमूद गजनवी की उपाधि धारण किए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? ये राज्य था दोस्तों हिंदू शाही ब्राह्मण शाही राज्य। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो उद्भांडपुर या ओहिंद या वहिंद ये जो कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ये अंतिम आक्रमण हुआ था दोस्तों जाटों के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो ग्लानिवश आत्मदाह ये किया था दोस्तों
जयपाल, जयपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है दोस्तों कि महमूद गजनवी किस वंश का शासक था। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी ये था दोस्तों यामनी वंश का, यामनी वंश का। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो आपको इसमें से बताना है कौन महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। तो ये था दोस्तों शाहनामा के लेखक फिरदौसी, ये जो कि महमूद गजनवी के साथ नहीं आए थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। और जबकि किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। तारीख यामनी के लेखक उतबी ये भी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। फिर तारीख सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी ये भी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। ये कौन सा शहर था? ये था दोस्तों लाहौर, लाहौर। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। ये किया गया है दोस्तों भयानक चित्रण इब्न बतूता को, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये मोहम्मद गोरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो इक्तादारी प्रथा ये किसके द्वारा चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो लाख बख्श के नाम से ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी ये खान कहलाता था। क्या होता था? खान होता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। किसको? इल्तुतमिश को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान ये था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। ये किया गया था दोस्तों कल्लर के द्वारा, कल्लर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि वह रोमन सम्राट अष्टांगस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यह संदर्भ है दोस्तों बहलोल लोदी का। किसका है? बहलोल लोदी का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो अलबरूनी यह था दोस्तों महमूद गजनवी के। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि सुमेलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है इसमें क्वेश्चन नंबर 43 में। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले दिया गया इसमें निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इनका संबंध सूफी संत से है। और मलिक काफूर
ये है दोस्तों 1000 दिनारी, इनको कहा जाता है मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ये नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, पहला सही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये दास राजवंश उखाड़ फेंका था, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो इनका तीसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें दूसरा है, बी का चौथा है, सी का पहला है और डी का इसमें तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है। तो दास या गुलाम राजवंश से शासक ये है दोस्तों इल्तुतमिश हैं। कौन है? इल्तुतमिश हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ये 17 बार आक्रमण किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो अपने आप को खलीफा घोषित किया था ये मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। ये किया गया था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। ये कौन से सुल्तान के द्वारा किया गया था? ये थे सुल्तान थोद दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। तो इसमें है दोस्तों भारतीय गणित है और भारतीय इतिहास भूगोल है और खगोल विज्ञान दर्शन है, इन तीनों को की गई है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से क्या है? सभी सही हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि अलबरूनी का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 बताना है कि अलबरूनी का पूरा नाम क्या है। तो अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। अबू रेहान मोहम्मद ये जो कि अलबरूनी का पूरा नाम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि अलबरूनी के अनुसार अत्यंत में शामिल थे। तो कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल थे दोस्तों धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआरा, वाद्य, जुलाहा, ये सभी इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या थे? शामिल थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। तो भारत का दर्पण ये किताबुल हिंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 के मध्य लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसके बीच ये लड़ा गया था। ये लड़ा गया था दोस्तों महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। तो अस्थाई सेना रखने वाले ये थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे, जो कि ये क्या है? सही है। पहला वाला इसका सही है। फिर उसके बाद आता है दूसरा है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, ये भी सही है।
तीसरा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों क्या है, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। सभी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो ये कौन थे? ये थे दोस्तों खिज्र खां सैयद। खिज्र खां सैयद ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं ये सिकंदर लोदी के द्वारा लिखा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? आपको रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो दिया गया है इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की योग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो जो कि ये क्या है, सही है। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी थी। ये भी सही है। उसने हबशी सरदार मलिक याकूब को नायब मलिक के पद पर नियुक्त किया था। ये भी सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति के सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है, असत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन जो कि बलबन के संबंध में असत्य है। तो इसमें दिया गया है कि उसने 40 दल यानी कि चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, जो कि ये सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये भी सही है बलबन के बारे में। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। तो ये भी इसमें सही है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं जो कि बलबन के संबंध में असत्य हैं। ये सभी क्या है, बलबन के संबंध में सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम को बताना है क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले आएंगे गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर उसके बाद सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश आएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा, तीसरा इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? तो आपको इसमें बताना है कौन सा परिणाम नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 का इसमें राइट आंसर होगा, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? आपको इसमें बताना है कौन सा कारण है। तो इसमें है दोस्तों उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, जो कि ये क्या है, ये सही है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भी सही है। भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति, ये जो कि गलत है। तो पहला, तीसरा और दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो इसमें सबसे पहले सही अनुक्रम को बताना है। तो सही अनुक्रम है दोस्तों, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे आराम शाह आएंगे, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आएंगे और लास्ट में रजिया सुल्तान आएंगी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो ये मुख्य द्वार है दोस्तों किसका, कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित को सुमेलित करे। क्वेश्चन नंबर 67 में इसमें सुमेलित कराना है। दिया गया इसमें कि हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर ये खराज कहलाता था। क्या कहलाता था, खराज, जो कि इसका क्या है, दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग, ये क्या कहलाता था, ये खुम्स कहलाता था। पहला सही है। फिर मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर,
ये कहलाता था उस्र। फिर मुसलमानों पर लगाने वाला धार्मिक कर ये ज़कात कहलाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर है दोस्तों। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। आपको इसमें बताना है कि इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 में तुम महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अमीर खुसरो के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जो कि सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा, ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था, ये भी इसमें क्या है सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें क्या है, सभी इसमें सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो आपको इसमें बताना है कौन से कारण उत्तरदायी थे दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए। तो इसमें थे दोस्तों दुर्बल प्रशासन, ये सही है। तैमूर का आक्रमण, ये भी सही है। अधिग्रहण की अस्पष्ट नीति का अभाव, ये भी सही है। मिश्रित संस्कृति का उदय, ये जो कि क्या है इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो ये किसका आक्रमण था, तो ये था दोस्तों मोहम्मद गोरी का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था। मोहम्मद गोरी ये किस वंश का था, तो ये था दोस्तों संसबनी वंश का था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है कि मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद गोरी को जाना जाता है दोस्तों सिहाबुद्दीन के नाम से, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इनमें से सभी को मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है कि मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था। ये था दोस्तों राज्य का नाम है मुल्तान, करमाथी शासक थे यहाँ के। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि वह भारत का पहला शासक कौन सा था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, ये सोलंकी शासक भीम सेकंड थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद मूल में माना जाता था। ये माना जाता है दोस्तों कहाँ पे, तो भटिंडा ताबर हिंद में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण तराइन का द्वितीय युद्ध था। कौन सा था, तराइन का द्वितीय युद्ध था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। ये युद्ध प्रसिद्ध है दोस्तों चंदावर का युद्ध ये 1194 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। ये पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण के परिणाम सत्य थे। यह किसका कथन है। यह है दोस्तों बीए स्मिथ का। किसका है, बीए स्मिथ का। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि मोहम्मद गोरी के
किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3 के, बंगाल विजय 1204-5 में, असम पर आक्रमण 1206 में किया था? तो ये किए थे दोस्तों, कौन थे? तो ये थे इख्तियारुद्दीन महमूद बिन बख्तियार खिलजी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय देवगिरी का शासक था दोस्तों रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी के द्वारा यह कहा गया है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि संतलत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी ये था दोस्तों चौधरी थे। कौन थे? चौधरी थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो ये भारत में हुआ था दोस्तों सैयद वंश का। सैयद वंश का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम ये फिरोज तुगलक के थे। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो बेरोजगारों को रोजगार देने वाले सुल्तान थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ये कौन से सुल्तान थे? ये थे दोस्तों फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो इसके विनाश का कारण मुसलमान था। कौन था? मुसलमान था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो इसके लेखक मिनहाज उस सिराज है। कौन है? मिनहाज उस सिराज है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी दोस्तों जफर खां की। किसकी? जफर खां की। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को ये इंगित करता है दोस्तों खराज, उस्र और मुफ्तई, जबकि इसमें खुम्स नहीं होगा। तो पहला, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा के रचनाकार के नाम है दोस्तों ये हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा प्रथम अख्ता ये प्रदान किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालिसा भूमि ये अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है कि संतलत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे?
ये चांदी चांदी तांबा का बना था, चांदी चांदी तांबा का बना था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि अमीर कोही, ये जो कि अमीर कोही क्या है, यह कृषि विभाग है नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। ये निभाया गया था दोस्तों ये खड़ी बोली की, खड़ी बोली की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ये तैमूर लंग के द्वारा किया गया था दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट में से क्या था। तो इसमें था दोस्तों जीतल था और टंका था, जीतल और टंका था, जबकि दाम और रुपया ये नहीं था। तो दूसरा चौथा इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया, भारत में पोलो खेल का प्रचलन ये किया गया था दोस्तों तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है, क्वेश्चन नंबर 105 में कहा जा रहा है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गित किए थे। ये किया था दोस्तों मोहम्मद बिन महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान ये था दोस्तों गाजी मलिक, गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है जवाबित थे, जवाबित क्या था। तो जवाबित ये था दोस्तों, जवाबित कहा जाता था राज्य कानून को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत या चरमोत्कर्ष हुआ था। ये हुआ था दोस्तों तुगलक, तुगलक राजवंश के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद दिया गया है कथन, दिया गया है आपको इसमें बताना है कौन सा कथन और कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 109 में तो इसमें दिया गया है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, जो कि ये क्या है, ये सही है। फिर उसके बाद आता है कि वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये क्या है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए इसमें सही है किंतु आर क्या है इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है, क्वेश्चन नंबर 110 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 110 में लेखक दिया गया है और पुस्तक दिया गया है। तो इसमें जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी इनके तारीख फिरोजशाही है, जियाउद्दीन बर्नी क्या। फिर उसके बाद आता है हसन निजामी, हसन निजामी का ताजुल मासिर है, तीसरा है। मिनहाजुस सिराज, मिनहाजुस सिराज का दोस्तों तबकात नासरी है। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी का ये तारीख मुबारक शाही है, पहला है। इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा है, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला इसमें क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है, यह है रत्ती, रत्तिका संस्कृत की है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे, ये किसके दरबार में रहे थे, ये थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण ये इब्न बतूता के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो 1492 में, 1492 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, सॉरी 1492 नहीं होगा, 1398 होगा, 1398 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि दिल्ली के किस सुल्तान शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा
कि राजा अपनी प्रजा तथा अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन क्या था? तो इनका पूरा नाम बलबन क्या था? तो इनका पूरा नाम था दोस्तों बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गयासुद्दीन बलबन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो कौन से सुल्तान थे? तो ये थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? यह है दोस्तों हुमायूं का मकबरा। किसका है? हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी धन रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना किया था, यह कौन सा सुल्तान था? तो इस सुल्तान का नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ये माना गया है दोस्तों सितार को। किसको? सितार को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 121 है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो इसके जन्मदाता कौन थे? ये थे दोस्तों अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था दोस्तों कि मंगोलों का आक्रमण का भय था। मंगोलों के आक्रमण का भय था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? ये किसके द्वारा धारण किया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है कि सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। तो ये भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि सैयद उस सलादीन की उपाधि किसने धारण की थी? ये धारण किए थे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से किसने कुरान खा या कुरान पाठ करने वाला कहा जाता था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127 है कि किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ए हातिमाई सेकंड की संज्ञा दी गई है? ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 128 है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो अजमेर का निर्माण ये करवाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि निम्नलिखित में से कौन से अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप कहता था ये कौन था? ये था दोस्तों चंगेज खां था। कौन था? चंगेज खां था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्न में से किसने बगदाद के खलीफा मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र माना अभिषेक पत्र प्रदान किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाले थे ये थे दोस्तों इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है कि दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसमें सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले बहलोल लोदी आएंगे, फिर उसके बाद सिकंदर शाह आएंगे, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी आएंगे।
ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो इस राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था, ये जो कि क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है कि कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गधारी नामक शिविर में रहा, जो कि ये सही है। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग के से बर्बाद हो गई और बहुत से लोग मारे गए, ये भी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है कि चंगेज खा के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये किए थे दोस्तों किसके शासनकाल में, तो ये इल्तुतमिश के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो दीवाने बंदगान तुगलक के द्वारा चलाया गया था, यही इसमें क्या है, सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है कि संतलत काल में फतवाजिल का अर्थ था। तो फतवाजिल का अर्थ ये है दोस्तों कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने का लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा सुल्तान है। तो उस सुल्तान का नाम है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 है। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 140 में कि कथन ए और कारण आर दिया गया है कि प्रारंभ में भारत में तुर्कों की प्रशासन सैनिक प्रधान थी। ये क्या है दोस्तों, सही है। अग्रणी सेना के नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था, तो ये भी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है और दोनों स्पष्टीकरण भी इसका कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भय उपाधि धारण की थी। तो भव्य उपाधि धारण किया था, ये दोस्तों किए थे किसकी, तो जिले इलाही की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 142 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरे का निर्माण की शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया। तो ये कौन सा सुल्तान था? ये सुल्तान था दोस्तों इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 143 है इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा की प्रेरणा का स्रोत बना, यह स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है नागौर जोधपुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 144 है कि किसने 40 तुर्कों सरदारों को लेकर के तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। ये चालीसा दल का गठन करने वाले थे दोस्तों इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था। तो बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? ये था दोस्तों इमानुद्दीन रैहान थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 146 है कि निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था। ये पूर्णतः सफाया किया गया था दोस्तों बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है किसके राज्यकाल में लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरील खां का विद्रोह और दमन हुआ था। ये किसके काल में हुआ था? तो ये बलबन के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 148 है कि बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विराजत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज या अर्ज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था?
तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि आंतरिक विद्रोह को दमन करना और मंगोलों के आक्रमण को रोकना, ये दोनों इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या है, दोनों सही हैं। तो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे लूसेंट ऑब्जेक्टिव में, उन सभी क्वेश्चनों को देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।